2-3 बातें मैं आपको, बॉम्बे के लोगों को ये जल्दी समझ में आ जाएगा। उद्योग चलाने के लिए सरकार ने जनता की जमीन खरीदी कम पैसे, वो उन्होंने 1 रुपया टोकन मनी लेकर उद्योग चलाने के लिए उद्योगपति को दे दिया। जिस जमीन पर उद्योग खड़ा था वो उद्योगपति ने बंद कर दिया, जमीन खाली हो गई। उद्योगपति ने सरकार को एप्लीकेशन लिखा कि ये जमीन हम बेचना चाहते हैं। अब उस जमीन की कीमत 200 करोड़ हो गई। ये उद्योग तो उन्होंने बंद कर दिया, वहां के जो लेबर थे उनको खत्म कर दिया, लॉस बेयर करने के तैयार नहीं है। 1 रुपए की टोकन मनी में जो जमीन उद्योगपति को दिया, उस जमीन का मालिक अब उद्योगपति है, वो जमीन 200 करोड़ की है। 200 करोड़ की जमीन जो है वो सरकार को वो बोल रहे कि ये जमीन बेचने के लिए हमको अनुमति दो। सरकार वो जमीन बेचने के लिए उनको अनुमति दे रही है। उधार की बात बता रहा, उधार हो रहे हैं ना उसको, उधार। राष्ट्र की, समाज की जो संपत्ति है उस पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण हो गया। सरकार का नियंत्रण है, जनता का नियंत्रण। सरकार का मतलब है जनता का सरकार, लोकतंत्र में जनता का सरकार है। जनता का सरकार का मतलब है सरकार का नियंत्रण का मतलब है जनता का नियंत्रण। जनता का नियंत्रण खत्म हो गया, अब एक आदमी का नियंत्रण हो गया। वो आदमी निर्धारित करने वाला हो गया, उसको जो लगता है वो करे। ये उदारवाद है, यह उदारीकरण, उसको जो लगता है करे। आज के करंट इंडिया टुडे का इशू अगर आपने पढ़ा हो, अगर अभी करंट का इंडिया टुडे, तो उस करंट के इंडिया टुडे में क्या लिखा है? लिखा है कि उद्योग धंधा चलाने वाले लोगों ने 16 लाख एम्प्लॉइज की नौकरियों से उनको निकाल दिया है। अभी का करंट इशू अगर आप पढ़ो, सरकार ने कहा कि ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में फॉरेन का मनी आएगा, फॉरेन का पैसा आएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, बड़ी इंडस्ट्री होगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलने की तो दूर 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई। अभी करंट का इंडिया टुडे का इशू। तो ये नौकरी चली गई का क्या मतलब है? उद्योगपतियों ने नौकरी से उनको निकाला और निकालने की अनुमति सरकार ने उनको दी। महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। पहले अगर किसी छोटी यूनिट में 10, 12, 15 भी अगर मजदूर रखे जाते थे तो वहां उनको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था, उनको सैलरी कितनी दी जाती है, उसकी क्या क्या फैसिलिटी है, सारा मेंटेन करना पड़ता था। वो कानून के अनुसार उनको देना पड़ता था। अब वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 1000 कर्मचारी तक वो जो कानून है वो 1000 वाले भी कंपनी को लागू नहीं होगा। तो 1000 का लेबर रखने वाले 90% उद्योग है। इसका मतलब है 90% उद्योगों में उद्योगपति निर्धारित करेगा कि इस लेबर का क्या किया जाए, उसका सारा भविष्य। ये उदारवाद है। ये उदारवाद का मतलब क्या है? जिस पर सरकार का नियंत्रण था, जिस पर जनता का नियंत्रण था, उस पर एक आदमी का नियंत्रण हो गया। एक आदमी भविष्य का नियंता हो गया, आपके भविष्य का नियंता हो गया, वो निर्धारित करने वाला हो गया। वो निर्धारित करेगा आपका भविष्य क्या होगा। ये है उदारवाद। अभी एक उदारवाद का उदाहरण, अभी पहले कानून हुआ करता है, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, फिरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एक क्रिमिनल ऑफेंस। ये इतना खतरनाक कानून था कि टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के अशोक जैन इसका मालिक था, उसने कोई प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन उल्लंघन किया, तो उसके विरोध में जो केस दायर हुआ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो वो इसी कोर्ट के चक्कर काटते काटते अल्टीमेटली मारा गया, मर गया। अब कल्पना करो टाइम्स समूह कितना शक्तिशाली समूह है। इतना शक्तिशाली समूह का म्याली फेरा जैसे कानून के चपड़े में पकड़ में आया तो उसका ये अंत हो गया।
तो अभी सरकार ने फेरा का फेमा बना दिया, फेरा का फेमा बना दिया, मामा बना दिया। मामा समझते हो नहीं समझते हो? समझ लो, अपने से समझ लो। तो ये फेरा के जो दांत हुआ करते थे, ये दांत निकाल दिया। जैसे पहले दलित पैंतर होता था, उसको दांत होते थे। अभी का जो दलित पैंतर है वो शेर है मगर दांत नहीं है। पैंतर है मगर अभी सारे पैंतर को दांत ही है। पहले के पैंतर को दांत हुआ करते थे तो डसता था, तो डसता जिसको था उसको जख्म होता था। अभी पैंतर डसता है मगर जख्म ही नहीं होता। जिसको डसता है उसको मजा आता है, दुख नहीं होता। तो ये फेरा जो है, ये दंत वाला जो कानून था, ये दंत विहीन कानून हो गया। ये दंत विहीन कानून हो गया, ये लिबरलाइजेशन है, ये उदारवाद है। अब उन्होंने कहा आपके लिए अभी हमने फेमा बना दिया, आप जो बदमाशी करना है करो, जो बदमाशी करना है। पूरा उदारवाद, हम आपके प्रति बड़े उदार है, जो बदमाशी करना है करो। तो ये हो गया उदारवाद। अभी ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, जागतिकीकरण। ये जागतिकीकरण का क्या मतलब है? तो जागतिकीकरण का मतलब है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उस मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में आने का न्योता दिया जाए। मल्टीनेशनल का मतलब है बहुराष्ट्रीय। बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है कि उस कंपनी के शेयर एक राष्ट्र के नागरिकों के नहीं होते, बहुराष्ट्रीय यानी अनेक राष्ट्रों के नागरिक उसमें शेयर होल्डर होते हैं। जब एक राष्ट्र के नागरिक शेयर होल्डर होते हैं तो भी करोड़ों हजारों करोड़ की कंपनी होती है। जब कई देशों के नागरिकों के शेयर इकट्ठा हो तो आप कल्पना करो वो कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा कैपिटल इकट्ठा होता है। जब बहुत बड़ा कैपिटल इकट्ठा होता है तो क्या परिणाम होता है? जब 1 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी होती है, अगर वो प्रोडक्शन करे तो उसका प्रोडक्शन का जो यूनिट रेट है वो कम होता है। मगर वही कंपनी 10,000 करोड़ की या 50,000 करोड़ की हो जाए तो उसका प्रोडक्शन रेट और रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस हो जाता है, और बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, कई राष्ट्रों के शेयर है, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आने के लिए भारत के जो लोग हैं वो उनको आनंदित क्या कर रहे हैं। एक समय था गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, भारत छोड़ो, विदेशियों को कहा भारत छोड़ दो। अभी गांधी जी के चेले चपाटे जो है वो कह रहे हैं अभी भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत के बाहर जो है उनको हम वेलकम करते हैं। क्विट इंडिया की बजाय अभी भारत के ब्राह्मण शासक जाति के लोगों ने नारा लगाया वेलकम इंडिया, आओ आओ और आओ, हम आपका स्वागत करते हैं, रेड कारपेट स्वागत करते हैं। रेड कारपेट स्वागत समझते हो? कालीन बिछाकर स्वागत किया जाए, यानी जो मेहमान आएगा एरोप्लेन से उतरेगा तो उसका पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, कालीन पर पड़ना चाहिए। ये दरी है, दरी है, ये दरी है तो 50-60 रुपया 200 रुपए की मिल जाती है। मगर जो कालीन होता है, कालीन, एरोप्लेन से जो कोई आदमी उतरेगा उसकी पैर ये दरी पर नहीं कालीन पर पड़ना चाहिए। उसको कहते हैं रेड कारपेट स्वागत। आओ आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। तो अभी ये जो आओ हम आपका स्वागत करते हैं, आओ मिलकर हम लूटते हैं, हम लूटने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, आओ मिलजुल कर लूटते। चिदम्बरम अमेरिका गया, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के फोरम में उसने स्पीच किया, रिकॉर्ड में टाटा ने वो सॉवेनियर पब्लिश किया, उसमें रिकॉर्ड में उसका स्पीच है। क्या उसने कहा? उसने कहा अंग्रेज 200 साल पहले भारत में आए थे, उन्होंने हमारे देश को लूटा, और आगे क्या कहा? आप भी आओ और हम सब लोग मिलकर लूटेंगे। ऐसा नहीं कहा। क्या कहा उसने? अंग्रेज 200 साल पहले आए थे, उन्होंने हमारे देश को लूटा, आप भी आओ, बाकी डैश 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 डैश। कहा नहीं?
इसका मतलब है वो सामने वाले लोग समझदार है, हम आपको काहे के लिए आमंत्रित कर रहे, आओ। तो हमारे जो देश में जो लूटने वाली विदेशी जातियां है, वो लूटने वाली विदेशी जातियां अभी उतनी सक्षम नहीं रही है, जागृति हमारी बढ़ रही है। इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारे विदेश में जो भाई है, यानी शासक जाति के लोगों के जो भाई विदेश में हैं, तो यहाँ के विदेशी लोग अपने भाइयों को मल्टीनेशनल के नाम पर भारत में आमंत्रित कर रहे हैं। साथियों, ये गुलाम बनाने का अभियान है। तो इस देश को ज्यादा देर तक हम अगर जागृत हो जाएंगे, मूल निवासी ज्यादा देर तक इसको गुलाम बनाए नहीं रख सकते। इसको गुलाम बनाए रखना है तो अपने विदेशी भाइयों को आमंत्रित करना होगा, और अगर वो नहीं आएंगे तो इसको ज्यादा देर तक गुलाम बनाए नहीं रख सकते अकेले ब्राह्मण। इसलिए वो अपने विदेशी भाइयों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं ताकि इस देश को गुलाम बनाया जा सके। तो ये जो भूमंडलीकरण का मामला है, ये गुलाम करने का मामला है, देश को गुलाम बनाने का मामला है, क्योंकि ये देश आजाद होने वाला है, होगा। आजादी का आंदोलन ना ही था। ये 150 साल पहले जो अंग्रेज विदेशी आए थे उनको भगाकर जो 3000 साल पहले विदेशी आए थे उनका राज स्थापित करने का अभियान था, आजादी का आंदोलन नहीं था। गलत है, आजादी का आंदोलन नहीं था। जब उनको लगा कि अंग्रेजों को भगाने के बाद जिन्होंने इस देश पर राज करना शुरू कर दिया, जब उनको लगा कि इनमें जागृति बढ़ रही है, जागृति अगर बढ़ेगी तो ये देश आजाद हो जाएगा, ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए भूमंडलीकरण के नाम पर वो अपने भाइयों को जो विदेश में है उनको बुला रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बातों को समझने की कोशिश करो। तीसरी बात, प्राइवेटाइजेशन। सिंपल है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, यानी गवर्नमेंट ने जनता का पैसा लगाकर जो पब्लिक अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रम शुरू किए, उन सार्वजनिक उपक्रमों का मान लो रात के 12 बजे तक वो सरकार की मलकियत में है, रात के 1 बजे उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ, यानी 12 बजे तक वो सरकार के नियंत्रण में है, जनता के नियंत्रण में है, रात के 1 बजे वो प्राइवेटाइज हो गया। इसका मतलब है 12 बजने के 1 घंटे में वो प्राइवेटाइज हो गया। 12 बजे तक वहां 50% रिजर्वेशन था और 1 घंटे के बाद रिजर्वेशन 0 हो गया। 1 घंटे में रिजर्वेशन 0 हो गया। और इस तरह से जब रिजर्वेशन 0 हो गया तो परिणाम क्या होगा? जब रिजर्वेशन 0 हो जाएगा तो मैसेज हमारे अनपढ़ और गवार लोगों को भी आएगा। क्या मैसेज आएगा? कि हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं और उस पर पैसा खर्चा करते हैं क्योंकि भविष्य में उसको नौकरी मिलेगी, ये आस है, ये आशा है। जब उनको मैसेज चला जाएगा कि पब्लिक अंडरटेकिंग का प्राइवेटाइजेशन हो गया है और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद अब नौकरियां जो थी वो खत्म होने वाली है, जो नौकरियां आने वाले समय में मिलनी थी वो मिलने वाली नहीं है, तो कोई भी अनपढ़ और गवार आदमी अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए पैसा खर्चा करने का काम करना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? वो इसलिए बंद कर देगा क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा कि पढ़ने लिखने के बाद नौकरी मिलने वाली नहीं है। वो खुद ही अपने बेटे को पढ़ाने का काम बंद कर देगा। शासक जातियों को मालूम है देश में संविधान है, संविधान के अनुसार मूल निवासी बहुजनों को एजुकेट करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मनुस्मृति का भारत में कानून लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे ब्राह्मण जो दुश्मन है उन्होंने बहुत ही चतुराई और चालाकी से रास्ता निकाला। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय किया तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे लोग खुद ही अपने बच्चों को एजुकेशन से निकाल देंगे। जब एजुकेशन से निकाल देंगे तो ब्राह्मणों पर आरोप भी नहीं आएगा कि भाई आप हमारे लोगों को एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हो, और अपने आप हमारे लोगों को डी एजुकेशन की प्रोसेस में ढकेल दिया जाएगा। ये डी एजुकेशन की प्रोसेस में ढकेल देने का मतलब है गुलाम बनाने का अभियान। ये गुलाम बनाने का अभियान है। अपने आप हमारे लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभी संविधान समीक्षा आयोग के लिए एक कमेटी